एक मुस्लिम देश और एक यहूदियों का देश आज एक दूसरे को मारने पर तुले हुए हैं, बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन सच ये है, ये कभी दोनों देश दोस्त थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आज दोस्ती से बात दुश्मनी तक पहुंच गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बातचीत पर। तो आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध पर। तो दोस्तों, ईरान और इजराइल के मध्य इस संघर्ष को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों की दोस्ती और फिर वर्तमान में दुश्मनी और वॉर की स्थिति को समझने के लिए कुछ चरणों में इनकी दोस्ती और दुश्मनी तक के सफ़र को समझेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं 1948 से, जब इजराइल एक नया देश बना। उस समय मध्य पूर्व के लगभग सभी मुस्लिम देश इजराइल के विरोध में थे, लेकिन एक ऐसा देश भी था जो उसके साथ खड़ा हुआ और वह देश था ईरान। तो उस समय दोस्तों ईरान पर शाह का शासन था। वहाँ के अंतिम शाह की बात करें तो मोहम्मद रजा पहलवी थे, जो 1941 से 1979 के बीच रहे। तो दोस्तों, पश्चिमी देशों की बात करें तो विशेषकर अमेरिका से इजराइल के काफ़ी अच्छे संबंध थे और ईरान और इजराइल के संबंध भी काफ़ी मजबूत थे उन दिनों। ईरान इजराइल को तेल की आपूर्ति करता था और इजराइल ईरान को तकनीकी और सैन्य सहायता भी देता था। तो दोनों देश एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार बन गए। तो सरल शब्दों में बात करें तो दोस्तों, ईरान और इजराइल दुश्मन नहीं बल्कि अच्छे दोस्त थे। तो हम ये कालखंड की बात कर रहे हैं 1948 से लेकर 1979 तक। तो दोस्तों, अब दूसरा पहलू समझें, दूसरे चरण को। तो 1979 के बाद की ईरानी क्रांति कहिए या एक टर्निंग पॉइंट कहिए, जो इन दोनों के रिश्तों में बहुत बड़ा बदलाव लेके आया। तो फिर उसकी बात करें तो दोस्तों, जनता, जो ईरान की जनता है, वो शाह से काफ़ी नाराज़ थी। उन्हें लगता था कि शाह पश्चिमी प्रभाव को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। इसके बाद एक क्रांति हुई जिसे हम ईरानी क्रांति के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, इस क्रांति के बाद शाह को हटा दिया गया और सत्ता धार्मिक नेताओं के हाथ में आ gई। आयतुल्ला खमेनी, जो नाम आपने कई बार सुना भी होगा, उन्होंने ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य बना दिया और दोस्तों यहीं से सब कुछ बदल गया। उन्होंने इजराइल को खुलकर अपना दुश्मन घोषित कर दिया और अमेरिका को ग्रेट सैटन कहा। इजराइल का दूतावास भी बंद कर दिया गया और फिलिस्तीन का समर्थन शुरू कर दिया गया। यानी एक ही पल में दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। तो दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि इतनी दुश्मनी के बावजूद ये सीधा युद्ध क्यों नहीं हुआ इन दोनों देशों के बीच अब तक। तो इसका जवाब बहुत ही आसान है दोस्तों। दोनों देश लड़ने के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से लड़ रहे थे। अब इसे हम अगर वॉर के संदर्भ में बात करें तो इसको हम प्रॉक्सी वॉर कहते हैं। तो ईरान ने हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन को समर्थन दिया, उन्हें हथियार, प्रशिक्षण और धन उपलब्ध कराया। तो दोस्तों, अगर हमास और हिजबुल्लाह संगठनों की बात करें तो ये संगठन इजराइल के लिए और इजराइल के समक्ष एक संघर्ष की भूमिका में थे। तो वहीं इजराइल ने इन संगठनों पर हमले किए, क्योंकि इजराइल इनकी जो वैचारिक मतभेद थे वो खुलकर सामने आते थे और ईरान से जुड़े ठिकानों को निशाना भी बनाया, जहां उन्हें लगता था कि ईरान ऐसे हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठनों को समर्थन दे रहा है। तो दोस्तों, यह युद्ध आधिकारिक रूप से घोषित नहीं था, लेकिन ये पिछले 40 वर्षों से ये संघर्ष चलता रहा, ये प्रॉक्सी वॉर चलता रहा। एक इसको हम कह सकते हैं दोस्तों, एक हिडन वॉर थी जो दुनिया की नज़रों में इतनी साफ गोई से नहीं दिख रही है, जो आज वर्तमान में हम जिस स्थिति को देख रहे हैं। तो दोस्तों, प्रॉक्सी वॉर के बाद अगर अगले चरण को समझें या फिर जो इन दोनों देशों के बीच अभी वॉर की स्थिति है, इसका एक बहुत बड़ा कारण अगर हम समझें तो वो है परमाणु का मुद्दा। तो दोस्तों, ईरान का कहना है कि वह परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर रहा है, लेकिन इजराइल को ये डर है दोस्तों कि ईरान परमाणु हथियार बना सकता है और अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया या ऐसे हथियार वो बना लेता है तो इजराइल का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। तो इस कारण इजराइल की तरफ से ये कहना है, या इजराइल का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों, कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना। अब ये मुद्दा ऐसा है दोस्तों, इस मुद्दे ने इन दोनों देशों के बीच के तनाव को और बढ़ाया है पिछले कुछ समय में।
तो दोस्तों अगर इस वीडियो को अगले चरण में समझें तो 2023 से 24 के बीच के अंतराल को हम समझते हैं। ये सन 2023 से 2024 के बीच इन दोनों देशों के बीच तनाव चरम की स्थिति पर था। तो दोस्तों 2023 में जब गाजा में युद्ध होता है, जहां हमास और इजराइल आमने सामने आते हैं और ईरान बैकडोर से कहिए दोस्तों वो हमास का समर्थन करता है। तो इसी वजह से दोस्तों इजराइल ईरान को भी अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार मानता है और यहीं से तनाव अपने चरम पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों इसके बाद अगले चरण में इस युद्ध की स्थिति को समझें तो दिन आता है 1 अप्रैल 2024। तो दोस्तों इस समय इजराइल ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला किया। इस हमले में ईरान के शीर्ष सैन्य अधिकारी मारे गए। यह कोई सामान्य हमला नहीं था, यह ईरान के लिए एक सीधा संदेश था कि इजराइल कहीं भी हमला कर सकता है। यह घटना ईरान के लिए एक बड़ा अपमान अगर वैश्विक मंच की बात करें और एक बहुत बड़ा नुकसान थी। तो दोस्तों ये स्थिति से ईरान ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और उसने भी जवाबी कार्रवाई की प्लानिंग करी, जो हम अपने वीडियो के अगले चरण में समझेंगे। तो दोस्तों इसके बाद ईरान ने भी सीधा हमला बोला। ईरान भी इसके बाद चुप नहीं बैठा, उसने इतिहास में पहली बार इजराइल पर हमला किया, सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन छोड़े। यह इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा सीधा हमला था। तो दोस्तों इसके बाद स्थिति पूरी बदल गई और दोनों देशों के बीच संबंध में और दूरियां आ गई। दोनों देशों के बीच संबंध और खराब हो गए और जो अभी तक प्रॉक्सी वॉर था या छुपा हुआ युद्ध जिसको हम कह रहे थे, वो एक सीधे वॉर में, डायरेक्ट वॉर में कन्वर्ट हो गया। तो दोस्तों अब सन 2025 की बात करें तो ये संघर्ष बढ़ता चला गया और दोनों देशों के बीच स्थितियां गंभीर हो गई। इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान छोटे मोटे युद्ध इनके बीच चलते रहे। तो दोस्तों अब आते हैं अमेरिका की इस वॉर में एंट्री के मुद्दे पर। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका और इजराइल एक दूसरे के सहयोगी रहे हैं, तो इजराइल का इस युद्ध में अमेरिका ने भरपूर साथ दिया है। तो अमेरिका ने इजराइल को सैन्य सहायता भी दी है और ईरान के खिलाफ खुलकर सामने भी आया है। तो इससे ये युद्ध की स्थिति और भी खतरनाक हो गई है। तो दोस्तों अब वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान स्थिति बहुत नाजुक है। दोनों देश एक दूसरे पर सीधा और प्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं, जिसमें मिसाइलें, ड्रोन, साइबर हमले सब कुछ अब ये चल रहा है, क्योंकि अब ये फुल फ्लैज वॉर में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इससे मध्य पूर्व का क्षेत्र भी हमारा पूरा अस्थिर है और पूरी दुनिया में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब यह सिर्फ ईरान और इजराइल के बीच का युद्ध नहीं है, यह शक्ति, राजनीति और भविष्य की लड़ाई है। तो दोस्तों अब इन दोनों देशों के बीच युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले समस्या की बात करें तो वो है तेल की कीमतें। तो दोस्तों सबसे पहला और सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे तेल की कीमतों पर। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता है और ईरान भी इस क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण देश है। तो जब भी वहाँ युद्ध होता है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, तेल की आपूर्ति उससे प्रभावित होती है और जैसे तेल की आपूर्ति प्रभावित होती है तो कीमतें स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगती हैं। तो भारत अपनी ज़रूरत का अधिकांश तेल दोस्तों आयात करता है, इसलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है आने वाले समय में। दूसरा इन्फ्लेशन, महंगाई की बात करें तो दोस्तों जब तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा होगा और कच्चे माल की कीमतें बढ़ेंगी और रोज़मर्रा के सामान पर भी इसका असर पड़ेगा। तो सीधा सा प्रभाव आम आदमी की जेब पर पड़ सकता है। तीसरा दोस्तों, जो हमारे मिडिल ईस्ट में भारतीय रहते हैं उनकी काम, उनके पेशे को लेकर समस्या खड़ी हो सकती है। पांचवा अगर देखें तो दोस्तों शेयर बाजार पर इसका प्रभाव। दोस्तों इस युद्ध के कारण शेयर बाजार में हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि बाजार में काफ़ी गिरावट है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, क्योंकि अनिश्चितता मार्केट में बढ़ी हुई है इस समय, तो बाजार में भी निवेशक पैसा लगाने में घबराता है। तो क्योंकि वैश्विक तनाव की स्थिति है तो बाजार में भी उतार चढ़ाव आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा भी भारत के संदर्भ में बात करें तो कुछ अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं जिस पर इस युद्ध का असर पड़ता हुआ भविष्य में दिखाई दे। तो दोस्तों सरल शब्दों में कहा जाए तो यह युद्ध भले ही भारत में ना हो, लेकिन इसका प्रभाव हर भारतीय तक अवश्य पहुंच रहा है या भविष्य में और ज़्यादा पहुंच सकता है। तो दोस्तों
ईरान और इजराइल के बीच का संघर्ष अब यह नहीं रहा, यह पूरे दुनिया को प्रभावित करने वाला संघर्ष है। यह ऐसी स्थिति है कि पूरी दुनिया इस युद्ध की मार झेल रही है और भारत पर भी इसका असर दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या यह तनाव यहीं रुकेगा या फिर एक और बड़े युद्ध का रूप यह ले सकता है? तो इस वीडियो के माध्यम से प्रयास किया गया है कि आसान शब्दों में आपको इस युद्ध की स्थिति के बारे में पता चले, युद्ध क्यों हुआ, कब शुरू हुआ है और वर्तमान में क्या स्थिति है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो हमारे चैनल द बातचीत शो को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स करें। कमेंट्स में अपनी राय भी आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।